Good morning student, this is Twinkle Kumar Gaur, your mathematics teacher, and today your class 4 class 8B and subject mathematics, and chapter is going on chapter 5 and your topic is data handling. Okay students, देखिए स्टूडेंट लास्ट क्लासेज में मैं आपको जो आपकी एक्सरसाइज है बेटा 5.2 के अप्रॉक्स 2 क्वेश्चंस मैंने कराए थे और आपको पाई चार्ट वगैरह ड्रॉ करना मैंने सिखाया था आपको। फिर एक क्वेश्चन शायद क्वेश्चन 3 था जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। आप लोगों ने अभी तक मुझे पिक सेंड नहीं की है, तो आप अपनी पिक वगैरह सेंड करोगे जल्दी से, ठीक है। इसमें देखिए आपको डेली जो होमवर्क मिला है आप उसको डेली करते रहिए, तभी आप क्वेश्चन वगैरह को करना सीख पाओगे। अगर होमवर्क को आप पोस्टपोन करते रहोगे कि कर लेंगे, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, तो बेटा देखिए ऐसे आपको सीखने में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और फिर मैथमेटिक्स ऐसे समझ में नहीं आने वाला है। चलो पढ़ने पढ़ाने के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। और बेटा आज आपका है इसी का चैप्टर 5 है, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ये कह रहा है, मैं एक बार अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, आप लोग अपनी बुक में या PDF फाइल में देखोगे। द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन बाय ए स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस। इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स वर 540, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन फर्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। चलिए क्वेश्चन बाद में पढ़ते हैं, इसके जो क्वेश्चन है पहले वो मैं आपको समझा दूँगा क्वेश्चन क्या है। बेटा एक टेस्ट पेपर हुआ है जिसमें सब्जेक्ट को रखा गया है आपके हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस, ठीक है। और उसमें जो टोटल टेस्ट पेपर हुआ है आपका, जो टोटल सबके नंबर मिला के हैं वो 540 है बेटा, कितना 540। तो बेटा उसमें एक आपको पहले तो ये फिगर दे रखे हैं, मैं फिगर बना देता हूँ, यहीं से क्वेश्चन आपकी समझ में आ जाएगा, ये देखिएगा आप, ठीक। और बेटा ये सेंटर पॉइंट हो गया मेरा, ये सेंटर हो गया, और आपका एक ये एंगल, दिस एंड आफ्टर दैट दिस, और बेटा उसके बाद ये ठीक है बेटा। ये आपका पाई चार्ट है, इसको मैं बना देता हूँ अच्छे से। बेटा ये आपका 90, ये है आपका 65, और बेटा ये है आपका 80, और बेटा ये है आपका 70, और बेटा ये है आपका 55, ठीक। ये हो गया आपका बेटा हिंदी वाला पोर्शन, ठीक। और बेटा ये है आपका साइंस, और बेटा ये है आपका SST यानी सोशल साइंस, सोशल स्टडीज़, और ये है आपका मैथ्स, ठीक। और बेटा ये है आपका इंग्लिश, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है आपका, ये दे रखा है, इसके हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो जो टोटल टेस्ट पेपर है आपका, टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स इसमें से जिसमें से आपको बच्चे को मिलेंगे वो है बेटा 540। कितना है बेटा 540। अब इसके हिसाब से मुझे कैलकुलेशन अपनी करनी है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है उसका, ये बोल रहा है वो, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स, यानी कि 105 किस सब्जेक्ट में मिले हैं उसको। तो बेटा बड़ी समस्या होगी, 105 का कैसे पता करें। वो पूछ रहा है विच सब्जेक्ट स्टूडेंट गेट 105 मार्क्स, ये उसने बेटा क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से आपको ध्यान देना है। देखो 105 मैंने कल आपको बताया था सेंटर एंगल, ठीक है, सेंट्रल एंगल निकालना बताया था बेटा मैंने आपको। तो आप सेंट्रल एंगल निकालोगे 105 का, ठीक है। तो सेंट्रल एंगल कैसे निकालते हैं हम, देखिए सेंट्रल एंगल कैसे निकालते हैं बेटा। सबसे पहले आप रखोगे 105, फ्रैक्शन बनाओगे इसका, तो 540 हो जाएगा बेटा। फ्रैक्शन कैसे हो गया, अब देखिए सेंट्रल एंगल निकाल के पहले फ्रैक्शन निकाल लेते जब हम टेबल बना रहे थे, फिर उसके बाद में जो फ्रैक्शन आ रही थी उसके साथ 360 की मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो मैं एक बार में कर देता हूँ, ये काम आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है बेटा। 0 से 0 कट हुआ, और 18 से 2 टाइम्स, और 18 से ये बेटा 3 टाइम्स कटा, और 3 से ये हो गया आपका 3 1 जा 3, और 3 5 जा 15, और ठीक है ना। और ये हो गया आपका 15 2 जा, सॉरी गलती हो गया 35, ठीक है बेटा, 35 2 जा 70। ये आपका आ गया एंगल जो आया सेंट्रल एंगल 70 डिग्री। तो 70 किसका है बेटा, हिंदी का। यहाँ देखोगे आप 70 किसका है बेटा, हिंदी का। तो बोलोगे स्टूडेंट, तो आंसर हो गया आपका किस में मिल रहे हैं उसको बेटा, हिंदी में, ठीक है। अब ऐसे ही उसका भी ऐसा बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट क्या बोल रहा है बेटा,
बी पार्ट में बोल रहा है वो, हाउ मैनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन हिंदी। ठीक है, मैथमेटिक्स में कितने उसको ज़्यादा मार्क्स मिल रहे हैं। तो बेटा अब देखिए यहाँ तो मैंने सेंट्रल एंगल निकाला है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सेंट्रल एंगल की हेल्प से ये नंबर निकालने हैं। तो ठीक है, मैंने ऐसे किया, लेट एक्स बी या x1 बी द मार्क्स ऑफ मैथ्स, ऐसा मैंने मान लिया बेटा, बी द मार्क्स ऑफ मैथ्स या मैथमेटिक्स एक ही बात है। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है बेटा, सेंटर एंगल। देखिए मैं इस फॉर्मूले को ही पुट करूंगा, मैं इस फॉर्मूले में ही वैल्यू पुट करूंगा, इसी से आपको समझ में आ जाएगा। तो बेटा मैथ कहाँ है, मैथ का सेंट्रल एंगल कितना है बेटा 90, आपको गिवन है, इक्वल्स टू, देखिए फिर मैंने मार्क्स की जगह रखना है बेटा आपको x1, क्योंकि मैंने कंसीडर किया अपनी तरफ से, 540 आपको पूरा रखना है और 360। ठीक है बेटा, और अब आप क्या करोगे, x1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटा आपको पता है जब ये वैल्यू इधर जाएगी तो ये मल्टीप्लाई में जाती है, और बेटा ये हो गया आपका 360, तो ये इधर जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में जाएगी। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0, एंड ये हो गया आपका 2 और ये हो जाएगा बेटा 3, 18 से डिवाइड करोगे तो, और ये हो जाएगा बेटा आपका 45, और जब x1 की वैल्यू जो आपकी निकल के आएगी बेटा वो आएगी आपकी 135। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में मार्क्स कितने आ गए बेटा उसके, मैथ्स में जो मार्क्स मिले बेटा उसको वो कितने मिले 135। और अब वो पूछ रहा है कि हिंदी से कितने ज़्यादा है, किससे, मोर देन हिंदी। हाँ, तो हिंदी में कितने मार्क्स मिल रहे थे बेटा उसको, आपको बोला है उसने 105। ठीक है, ये रहा, हिंदी में कितने मार्क्स मिले हुए थे बेटा उसको 105। तो स्टूडेंट गेट्स 30 marks more in mathematics, in maths than in हिंदी। जो हिंदी में मार्क्स मिले हैं बेटा उससे उसको 30 मार्क्स वहाँ ज़्यादा मिले हैं। तो आप ऐसे इजीली इसको लिख दोगे। ठीक है, अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इसका जो सी पार्ट है वो, या थर्ड पार्ट है, वो कह रहा है एग्जामाइन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल स्टडीज, सोशल साइंस या सोशल स्टडी एक ही बात है, एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन दैट इज साइंस एंड हिंदी। वो कह रहा है कि अगर मैं सोशल साइंस या सोशल स्टडीज और मैथ्स के मार्क्स को एक जगह ऐड करता हूँ तो वो कितने ज़्यादा हैं साइंस और मैथ के मार्क्स को ऐड करने पे। ठीक है, कहने का मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि वो पूछ रहा है, अगर बेटा पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिए कि आपके SST, ठीक है, प्लस मैथ्स के मार्क्स, और दूसरा है बेटा आपका साइंस प्लस हिंदी के मार्क्स। ठीक है, इन दोनों को हमने ऐड किया, इसमें से पूछ रहा है कौन सा ज़्यादा है कितना ज़्यादा है। तो अब हम इनको निकालते हैं, कैसे कैसे निकालेंगे, और उसके बाद आपको बताएंगे कौन सा ज़्यादा है कितना ज़्यादा है। ठीक है, चलिए एक बार आप ये देख लीजिएगा। चलिए सी पार्ट पे आते हैं बेटा। अब आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो बेटा मैं लिख लेता हूँ मुझे किस किस के मार्क्स चाहिए हैं। तो बेटा मैं पहले तो मुझे SST के मार्क्स निकालने हैं, तो वही यही फॉर्मूला आप लगा दोगे, लेट x2 बी द, x2 मान लो या कुछ भी और अदर नंबर भी आप मान सकते हो, लेट x2 बी द मार्क्स ऑफ SST। ठीक है बेटा, तो अब आप देखिए S2 का, इसका SST का सेंट्रल एंगल क्या बेटा 65, तो यहाँ रखोगे बेटा आप 65 सेंट्रल एंगल वाला फॉर्मूला जो यहाँ पीछे लगाया था मैंने फर्स्ट वाले में, और इसको x2 अपॉन 540 मल्टीप्लाई 360। ठीक है बेटा, तो ये 0 से 0 कट गया बेटा, और ये आपका 2 टाइम्स जाएगा 18 से, ये हो गया 3 टाइम्स, और जब आप इधर लेके आओगे इसको x2 इक्वल्स टू 65 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2, 65 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 65 में जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 15 और 18 19 195 अपॉन 2। इसको सॉल्व करोगे 2 9 जा 18 1527 जा 0.5। इतने मार्क्स आपके किस में आ गए बेटा, आपके ये SST में। किस में आए बेटा ये मार्क्स आपके SST में। अब वो पूछ रहा है सम ऑफ SST एंड मैथमेटिक्स, तो SST प्लस मैथ्स में कितने हो गए बेटा आपके, तो ऐड कर दोगे। मैथ्स में कितने आए थे बेटा 135, इसको यहीं से लिखते हैं बेटा 97.5 प्लस 135, तो बेटा इनका सम हो गया आ जाएगा आपका 0.5, 5 और 7 12, 9 और 3 12,
और 113 और 232.5 इतने मार्क्स आ गए इसके बेटा दोनों के समूह पे। ठीक है, अब मैं इस वाले जो आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा, इसे मैं साइड हो जाता हूँ, फिर इधर कर दूंगा मैं। चलिए देखिए, अब 232.5 मार्क्स आए। अब बेटा दूसरा क्या पूछ रहा है मुझसे, वो साइंस और हिंदी के निकाल लीजिए आप। अब देखिए साइंस के आपको निकालने होंगे ऐसे ही। अब लेट x3 बी द मार्क्स ऑफ साइंस। ठीक है बेटा, तो x3 क्या सेंट्रल एंगल क्या है बेटा उसका 80, वही सेंट्रल एंगल वाला फॉर्मूला लगाना है आपको। 80 इंटू इक्वल्स टू x3 अपॉन 540 मल्टीप्लाई 360। ठीक है बेटा, 0 से 0 कट हुआ आपका, और ये 2 टाइम्स जाएगा 18 से, ये 3 टाइम्स और क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x3 जो आ जाएगा बेटा आपका निकल के वो आ जाएगा 80 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2। ठीक है बेटा, ये 4 टाइम जाएगा इसके, यानी 40 टाइम्स, और इसके जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये आ जाएगा बेटा आपका 120 मार्क्स। तो उसको साइंस में कितने बेटे मिले बेटा, साइंस में मिले इसको 120। तो अब आपको किसका सम बताना था उसको, साइंस और हिंदी। तो साइंस प्लस हिंदी के मार्क्स कितने हो गए बेटा, हिंदी में कितने बेटा उसके 105 थे, आपको पता है पहले भी याद है, और 120। ठीक है, तो बेटा ये हो गया आपका 225। अब आप खुद देखिए बेटा, यहाँ ये और इन दोनों में कंपेयर कीजिए, कौन सा बड़ा है बेटा, ये वाला बड़ा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा यस। यस द सम ऑफ सोशल स्टडीज एंड मैथ्स इज ग्रेटर देन द सम ऑफ साइंस एंड हिंदी, उसका आंसर हो जाएगा यस। वो यही पूछ रहा है कि दोनों में से यानी कि ये वाला सम बड़ा है और ये छोटा है, तो आपको आंसर देना है यस। ठीक है बेटा, क्या आंसर देना है, यस, बस। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो गया, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए जल्दी, फिर रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। एक क्वेश्चन और है आपका लास्ट इस एक्सरसाइज का, करते हैं उसको बेटा। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर है 5 आपका। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, वो कह रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज इन गिवन बिलो द डिस्प्ले एंड डाटा इज पाई चार्ट। डिस्प्ले द डाटा इन पाई चार्ट, कहने का मतलब आपको एक डाटा दे रखा है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको बेटा एक पाई चार्ट बना। तो मैं डाटा लिख लेता हूँ बेटा, यहाँ आपकी लैंग्वेज दे रखी है, और बेटा यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है आपका, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है बेटा, तो क्या क्या दे रखा है मुझे बेटा, हिंदी, और आपका फिर है इंग्लिश, और फिर है आपका मराठी, और फिर लैंग्वेज है बेटा आपकी बंगाली, और बेटा फिर अगली लैंग्वेज है आपकी, नहीं 4 ही दे रखे, 5 दे रखे हैं, तमिल रहेगी बेटा, तमिल। चलिए, तो बेटा तमिल के दे रखे हैं 7, बंगाली के 4, और बेटा 9, 12, और हिंदी को बोलने वाले बेटा 40। ठीक है, और ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बेटा 72। तो आपको पता रहे कि जब आप पाई चार्ट ड्रॉ करोगे बेटा, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए, आप फिर फाइंड आउट कर लोगे अगर नहीं गिवन है उसमें। ठीक है बेटा, तो अब पाई चार्ट कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए मैंने अब आपको बताया था कि आपको सबसे पहले क्या निकालना है बेटा, फ्रैक्शन। क्या निकालना है बेटा, आपको फ्रैक्शन निकालना है, जैसे कल क्वेश्चन किए थे हमने, और फिर उसके बाद में बेटा सेंट्रल एंगल निकालना है। क्या निकालना है बेटा, सेंट्रल एंगल। तो देखिए फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, वही जो कल किया था हमने काम बेटा, 40 अपॉन चलो ऐसे बेटा, सेंट्रल निकलेगा आपका 40 अपॉन 72, 40 अपॉन 72। तो बेटा ये सॉल्व होकर आ जाएगा आपका
40/72। तो बेटा ये सॉल्व हो गया आएगा आपका 4 से कर देते हैं 10 और ये आ जाएगा आपका बेटा 4 1 जा 4 और 4 8 जा 32 और जब और सॉल्व करोगे इसे तो बेटा ये 5/9 आ जाएगा आपका जब 2 से डिवाइड करोगे। ठीक है, और बेटा उसके बाद आपका ये बात करें इसकी 12 की 12/72 बेटा ये वाला नंबर और इसका टोटल तो ये आ जाएगा आपका 12 1 जा 12 6 जा 72 तो 1/6। ऐसे बेटा 9/72 लेंगे, 9 8 जा 72 तो 1/8 और बेटा इसका 4/72 लेंगे तो बेटा ये आ जाएगा आपका 4 1 जा 4 और 4 8 जा 13 सॉरी 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4 और 4 8 जा 32 1/18। ठीक है बेटा, और जब आप इसका लोगे तो बेटा 7/72 तो इसका कुछ नहीं आएगा 72 ही रखिएगा इसको आप। ठीक है, ये ज़्यादा सॉल्व नहीं होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा मुझे क्या निकालना है, इनका फ्रैक्शन निकाल चुका हूँ बेटा मैं, अब मुझे क्या निकालना है सेंट्रल एंगल। तो सेंट्रल एंगल के लिए जो फ्रैक्शन है आपकी उसके साथ आपको 360 की मल्टीप्लाई कर देनी है। क्या करना है बेटा 360 की मल्टीप्लाई, सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा आपका 9 4 जा 40, यह आ गया बेटा आपका 200 डिग्री और ये हो जाएगा बेटा आपका 1/6 इंटू 360 तो बेटा ये इससे कटेगा तो ये हो जाएगा आपका बेटा 60 तो ये आ गया बेटा आपका 60 डिग्री और बेटा जब ये 1/8 तो करोगे आप 360 से तो बेटा ये आ जाएगा आपका 8 1 जा 8 8 8 4 जा 32 और 8 5 जा 40। ठीक है बेटा, और फिर आपका 1/18 से करोगे क्या आ रहा है, हाँ 1/18 और मल्टीप्लाई 360 तो इसका आ जाएगा बेटा आपका 18 2 जा 32 यानी 20 डिग्री। ठीक है बेटा, अब इसका करोगे 7/72 मल्टीप्लाई 360। जब बेटा 7/72 करेंगे आप तो आप देखिए यहाँ 18 से काटिए इसको, 18 4 जा और 18 2 जा 20। ठीक है बेटा, 4 5 जा 20 तो ये आ जाएगा बेटा आपका 35। ठीक है, अब अपनी कैलकुलेशन को चेक करने के लिए कि आपने सही किया या गलत किया है आप इस चीज़ को बड़े इजीली देख सकते हो बेटा। इनका सम 360 आना चाहिए, 200 260 और बेटा ये हो गया आपका 80 और ये 20 यानी कि 360 ही आ गया बेटा आपका। इसको आप सेंट्रल एंगल निकालें उनके सम करके देख लिया करो तो आपको पता चल जाएगा तो 360 आ रहा है कि वो सही है या आपका गलत है। ठीक है बेटा, अब बात आती है कि हम ये आपका पाई चार्ट वगैरह कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, देखिए एक सर्कल ड्रॉ कर देना है आपको, बीच में एक सेंटर लेना है। सेंटर के बाद जैसे आपका सबसे पहला एंगल इजी सा एंगल आप ढूंढ लोगे। ठीक है, तो सबसे इजी सा एंगल आपका कौन सा लग रहा है बेटा 45 का लग रहा है। 45 का देखो कैसे ड्रॉ करेंगे, मैं रफली आपको बता देता हूँ। एक लाइन तो अपनी तरफ से आप ड्रॉ करोगे ये देखिए बेटा, ये मैंने अंदाजे से 90 डिग्री का एंगल बनाया और जो इसका हाफ होता है बेटा वो 45 होता है तो ये बन गया आपका 45। अब इसको हटा दो आप। ठीक है बेटा, उसके बाद ये बोल रहा है हमसे फिर बनाना है बेटा हमें 35 नहीं, चलो 45 को बना लिया इजीली, या ऐसा भी छोड़ो आप पूरा ही बनाइए आप, ऐसा भी छोड़िए आप। एक लाइन तो आपको ये ड्रॉ करनी ही है ऐसे, आपको सबसे पहले बनाना है 200 का, आप कंफ्यूज हो जाओगे बेटा। फिर आपको बनाना है सबसे पहले 200 का। तो देखिए यहाँ बेटा जो लाइन जाएगी यहाँ तक वो बेटा 180 की होती है तो 180 से मुझे 20 और चाहिए तो इसको थोड़ा सा नीचे तक बढ़ा दीजिए आप। ये लीजिए, ये हो गया बेटा आपका एंगल पूरा 200। ठीक, फिर बनाना है बेटा मुझे 60 का, तो इस लाइन से आप थोड़ा सा, ये 60 का हो गया बेटा। फिर बनाना है बेटा मुझे 45 का, तो ये लगभग आपका बेटा ये हो गया आपका 45 का, अभी भी छोटा है बेटा, ये हो जाएगा आपका लगभग 45 और बेटा ये हो जाएगा आपका लगभग, इसको मान लो आप 20 का, इसको मान लो आप 35, इसको 45 ऐसे मान लीजिए आप। ये हो गया बेटा आपका 60, ये हो गया आपका 20, ये हो गया बेटा आपका 35 और ये हो गया बेटा आपका 45। ठीक है बेटा, ये जब आप डी की हेल्प से ड्रॉ करोगे ना तो ये इजीली ड्रॉ हो जाएंगे, मैं तो रफली ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब आपको सब पता चल रहा है कि हमारा पाई चार्ट बन चुका है और ये किस किस के लिए बना है बेटा। ये वाला बना है हिंदी के लिए और ये वाला बना है बेटा 60% वाला इंग्लिश के लिए
ठीक है, यहाँ से देख लोगे आप ये किसका आ रहा है। और 20 वाला बना है बेटा, 20 वाला है आपका बंगाली के लिए, और बेटा आपका 35 है बेटा आपका तमिल के लिए, और 45 है बेटा आपका मराठी के लिए। ठीक है, ऐसे आप आराम से ड्रॉ कर लोगे। अब आप जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए और फिर अगली एक्सरसाइज की बात करते हैं। एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है आपकी, नोट कीजिए। हाँ तो स्टूडेंट्स, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, आगे करते हैं शुरू। अब देखिए आगे बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आ रहा है आपका, बहुत ही इंटरेस्टिंग, मज़ा आने वाला है उसमें पढ़ने में आपको। डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल्स होंगे आपके, कुछ गेम वगैरह का भी मैटर आएगा, तो ध्यान से सुनिए बेटा। चलिए ठीक है बेटा, अब ये आपको ये वाली एक्सरसाइज खत्म हो गई है, और जो अब आपकी अगली एक्सरसाइज है बेटा वो है आपकी चांस एंड प्रोबेबिलिटी। चांस एंड प्रोबेबिलिटी, चांस एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है बेटा, अब देखिए चांस या प्रोबेबिलिटी कैसे क्या होती है, मैं थोड़ा सा आपको पहले ओरली एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद लिखने लिखाने की बात करेंगे। देखिए जैसे अब बारिश का मौसम चल रहा है, आप कहते हो डेली लैंग्वेज में, आप बोलते हुए भाई आज तो बारिश आने के बहुत ज़्यादा चांस हो रहे हैं, आज बारिश आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। अब सपोज करो बादल हो रहे हैं, ठीक है, और बिल्कुल बादल सा हो रहा है, धूप भी नहीं निकली, अंधेरा सा हो रहा है, तो बारिश होने के चांस क्या होते हैं बेटा, बढ़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बारिश होने के चांस बढ़ जाते हैं। अब धूप निकल रही है, आप वैसे बोल रहे हो भाई आज तो बारिश आएगी, आज तो बारिश आएगी, तो आप एक तुक्का ही तो लगा रहे हो, यानी कि बादल होने को जरूरी थोड़ी, बादल हो रहे हैं तो बारिश आ ही जाए, उस दिन नहीं है अगले दिन आए, बारिश की मर्जी भाई। तो ऐसे जब आप सिचुएशन में आप गैस करते हो अपने आप को कि भाई बारिश आनी है नहीं आनी है, एक तरीके से तुक्का लगाते हो। अब तुक्का ही तो लगा रहे हो, चांस ही तो लगा रहे हो अपना कि भाई बारिश आ गए, अगर आ गई तो आपका चांस सही हो गया, नहीं आई तो चांस फेल हो गया आपका। और कई बार आप मान लीजिए रेलवे स्टेशन पर जाके बैठ जाते हैं, आपकी ट्रेन आती है, ट्रेन का टाइम होता है फिक्स आने का, मान लीजिए 8-10 पे ट्रेन आती है आपकी, 8-10 पे आपकी ट्रेन थी, ठीक है, मॉर्निंग में, अब वो लेट हो गई, उसका टाइम हो गया 8:30, तो आप घर से क्या सोच के गए कि भाई हमें 8:10 पे ट्रेन मिलेगी, आपने एक अंदाजा, एक तुक्का लगाया, ठीक है, लेकिन ट्रेन कितनी लेट हो गई, 30 मिनट, वो सॉरी 20 मिनट, ठीक है। अब या फिर जब आप रेलवे स्टेशन में बैठते हो तो अनाउंसमेंट करते हैं, क्या करते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं कि योर ट्रेन विल बी अराइवल एट 30 PM या एट 8 PM या 9 PM, वो एक अंदाज़ा बताते हैं कि वो भी एक प्रोबेबिलिटी लगाते हैं, चांस लगाते हैं कि ट्रेन इतनी देर में रेलवे स्टेशन में पहुंचने में सक्षम है, यानी कि इतनी देर में रेलवे स्टेशन पर पहुंच सकती है, तो वो भी एक चांस लगा रहे हैं, तुक्का लगा रहे हैं। अब पता चली कि रास्ते में और ज़्यादा कोहरा हो गया, रास्ते में कोई दिक्कत होगी, उन्होंने तो बोला है 9 AM का आपका वो ट्रेन और 9:30 पे आ रही है, उनका भी तुक्का फेल हो गया। ठीक है बेटा, तो ये सब चीज़ें आपकी क्या है बेटा, चांस। ठीक है, आप चांस लगा रहे हो कि भाई, अब फिर आप बोलते नहीं हो गेम में, अब जब आप गेम खेलते हो, चलो सपोज करो आप लूडो खेल रहे हो, 4 लोग लूडो खेल रहे हो, तब बात करते हो भाई आप मेरी चांस आ गई, ठीक है, तो उस चांस का मतलब क्या है कि जो आप उसमें अपनी डाई को फेंकने वाले हो, डाइस को जो फेंकने वाले हो, उसमें आप क्या करते हो, अपनी चांस पे उस डाइस को फेंकते हो और फिर आप देखते हो कि आप जीतने वाले हो या हारने वाले हो। अगर भाई आपका 6 आ गया, फिर 6 के बाद 4 आ गया, 5 आ गया, तो पता चलिए आपने किसी की गोटी को मार दिया, आपकी बल्ले बल्ले होगी, तो वहाँ आपका चांस सही हो गया। अब सपोज करो मिस हो गया आपका, यानी 1 ही आया, तो 1 में क्या कर लोगे आप, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। जब 1 आ गया आपका तो आप थोड़ा सा मायूस हो जाते हो, वहाँ आपका चांस फेल हो जाता है। अब फिर लास्ट में रिजल्ट आया, कंक्लूज हो गए, आप बैठे तो ये चीज़ सोच के कि आज मैं जीतूंगा, अब आप हार गए, तो आपका जो आपने जो गैस किया, आपने जो चांस लगाया अपना कि भाई मेरा चांस है ये वो वगैरह, कि आज मेरे जीतने के चांस है, वो आपका चांस फेल हो गया। इट इज़ कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। तो बेटा जहाँ चांस की बात होगी, चांस और प्रोबेबिलिटी एक ही चीज़ होती है, जहाँ आप गैस करोगे, अपने गैस करने के आधार पर रिजल्ट को निकालोगे, ठीक है। और जैसे आपने कहा कि आज हमारे यहाँ गेस्ट आने वाले हैं, ठीक है, अगर आपको भाई गेस्ट का फ़ोन आ गया कि आज हम 12 बजे तक आपके घर आ रहे हैं, गेस्ट आ गए, ठीक है, फ़ोन आ गया, वो श्योर हो गया, इंश्योर हो गया एकदम कि आपके यहाँ गेस्ट आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब गेस्ट ने वैसे ही बोला आपसे कि भाई मैं 25 जुलाई को आपके घर आऊँगा, उनका फ़ोन वगैरह आया नहीं, तो आप अंदाज़ा ही तो लगा के बैठे हो, एक गैस ही तो करके बैठे हो, एक चांस ही तो लगा रहे हो कि आज हमारे गेस्ट आ सकते हैं, वो आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। तो बेटा ये सब चांस होते हैं, प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। अब ये तो मैं आपको बता रहा हूँ वैसे एक जो आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड होती है उसके हिसाब से। अब इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैथमेटिकली कैसे पढ़ेंगे,
बट मैथमेटिक्स की फॉर्म में चांस को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है? कोई भी इवेंट है आपकी, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ गेस्ट आने वाले हैं, वो अकर होने वाले, चांस दो हैं। पहला क्या है बेटा, एक नंबर पे तो मैंने लिख दिया गेस्ट आएंगे, दूसरे पे क्या लिख दिया बेटा मैंने, गेस्ट नहीं आएंगे। ठीक, ऐसे ही अब और सीखिए आप आगे। जैसे आपने देखा जब क्रिकेट मैच होता है तो वहाँ जो आपके एम्पायर होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, आपका कॉइन उछालते हैं। कॉइन पे दो चीज़ होती हैं, एक होता है बेटा आपका हेड और दूसरा होता है बेटा आपका टेल। क्या होता है? हेड और टेल। अगर हेड भाई, अगर मान लीजिए मैंने हेड मांगा है तो मेरी बैटिंग हो जाएगी, जिसने टेल मांगा है उसकी बैटिंग हो जाएगी अगर आ जाता है। तो हम अंदाजा ही तो गैस ही तो करते हैं, चांस ही तो लगाते हैं कि भाई अब हेड आ जाएगा तो हम जीतेंगे, वो कहने का मतलब हम खेलेंगे, टेल आ जाएगा तो हम खेलेंगे। ठीक है, तो इट इज़ कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। अब या फिर ठीक है, कहने का मतलब इसको जब मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज प्रोबेबिलिटी। फिर उसके बाद में सपोज कीजिए आप डाई से खेल रहे हो 1 2 3 4 5 6। अब आपने डाई को ऐसे रोल किया और फिर आप बोलते हो कि भाई डाई को थ्रो किया आपने, मतलब तो 6 आ जाए। अब गलती से आपका 1 आ गया, गलती से क्या उसका 1 आना है तो 1 आ गया, तो आपका चांस वहाँ क्या हो गया, फेल हो गया। अब इस चीज़ को कि भाई 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जैसे हमने कहा कि हमारी 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, या 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ये सब इसकी प्रोबेबिलिटी को जो आपका चांस, आपका जो तुक्का होता है, उसको एक मैथमेटिकल फॉर्म देने का जो प्रोसीजर होता है पूरा, उस टॉपिक को हम बोलते हैं बेटा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और अगर मैथमेटिकल फॉर्म में बात करें तो अब हम ये कहेंगे भाई मेरे 6 आने के चांस ज़्यादा लग रहे हैं मुझे, तो ऐसा बोलते हैं ना आप खेलते वक्त जब आपको जीतने का वो लगता है, तो आप मैथमेटिकल फॉर्म में अगर बात करोगे तो ये बोलोगे बेटा मेरे 6 आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। क्या है? 6 आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, या फिर मेरे जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, या मेरा हारने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, या मेरा तो भैया हेड आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अगर आप कोई कॉइन उछाल रहे हो तो मेरा तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। बेटा इससे दूर हो जाओ, टेबल को हिलाओ मत बेटा, वीडियो चल रही है, टेबल को हिलाओ मत। हेड एंड टेल, ठीक है बेटा। तो जब आप इस तरह की इवेंट्स को आप मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं तो उसी पूरे प्रोसेस को प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। और जैसे अब आपने बारिश की बात ले लेते हैं, आपने कहा आज बारिश होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है भाई, ज़्यादा, और वो भी मैं बताऊंगा क्या होता है, कम और ज़्यादा भी एक लिमिट में हम बात करेंगे। और आपने कहा कि भाई प्रोबेबिलिटी बारिश होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है आज, बारिश होने की कम प्रोबेबिलिटी है आज। तो मैं एक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आपको। ठीक है बेटा, जो प्रोबेबिलिटी होती है आपकी वो 0 to 1 लाइज करती है। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में आ रही है। अगर आपकी वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है, तो बारिश होगी नहीं। आपने कहा भाई आज तो बारिश होने की प्रोबेबिलिटी 0 है, तो बेटा बारिश होगी नहीं किसी भी कीमत। आपने कुछ टेस्टिंग वगैरह करी होगी, उसके बेस पे आपने रिजल्ट दिया, तो बारिश होगी नहीं आज। आपने कहा भाई आज बारिश होने की प्रोबेबिलिटी 1 है, तो 101% बारिश हो जाएगी। ठीक है, या आपने कहा कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 है, तो 101% हेड आएगा ही आएगा बेटा वहाँ। आपने कहा हेड आने की प्रोबेबिलिटी 0 है, तो बेटा हेड आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हम मैथमेटिकल फॉर्म में बात करेंगे प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इवेंट्स क्या होती हैं, आउटकम्स क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह क्या होते हैं। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन वगैरह करेंगे। अब देखिए आप आउटकम में आपको समझाता हूँ क्या होता है। ठीक है, देखिए बेटा, एक होता है आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये 2-3 टर्म आप सीख लोगे आज, कल नेक्स्ट क्लास में फिर एक्सप्लेन करेंगे। रैंडम एक्सपेरिमेंट, सपोज कीजिए आप किसी डाई को थ्रो करा रहे हो, वहाँ डाई को थ्रो करा रहे हो, तो वहाँ पॉसिबल इवेंट्स आपकी कौन कौन सी हैं। कहने का मतलब पॉसिबल नंबर डाई पे कौन कौन से आ सकते हैं। बेटा 1 आ सकता है आपका, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। इससे ज़्यादा उस पर नंबर होते नहीं हैं, इससे कम होते हैं। तो नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स, ठीक है, या सेट ऑफ टोटल इवेंट्स इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब रैंडम क्यों बोला है, ये तो एक्सपेरिमेंट हो गया, सीधी सी बात, ये एक्सपेरिमेंट है आपका। ठीक है, इन वैल्यूज़ पे आपको प्रोबेबिलिटी का एक्सपेरिमेंट करना है कि कितनी आनी है कितनी नहीं आनी है। अब इसके साथ जो मेरा वर्ड लगा रैंडम, इस रैंडम वर्ड का मीनिंग क्या होता है बेटा, इस रैंडम वर्ड का मीनिंग होता है, अगर हिंदी में बात करें, अनिश्चित। क्या होता है बेटा, अनिश्चित, अनसर्टेन, जो कभी वो इवेंट अकर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ बेटा इस वजह से रैंडम लगाया है मैंने। यहाँ ये फिक्स नहीं है कि आप जब डाई को फेंक रहे हो कि 6 ही आएगा, ये फिक्स नहीं है बेटा। 5 भी आ जाए, पता चला अगली बार 2 आ जाए, पता चला अगली बार 3 आ जाए, तो कोई फिक्स नहीं है। इस वजह से इसको लगाया बेटा हमने रैंडम। ठीक है, अब आपकी डाई थ्रो हो जाती है, मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। अब आपकी डाई थ्रो आपने कर दी, तो वहाँ आ गया बेटा आपका 2 निकल के। क्या आ गया,
2, तो ये इसको बोलेंगे बेटा हम 2 को आउटकम। क्या बोलेंगे बेटा इसको? 2 को आउटकम। ठीक है, या मान लीजिए आपका 3 आ गया या आपका 4 आ गया, तो ये हो जाएंगे बेटा आपके आउटकम्स। ठीक है, आउटकम या आउटकम्स। अच्छा, मान लीजिए आपने कहा कि भाई ऑड आना चाहिए, मेरा तो ऑड नंबर आना चाहिए। आपको पता है ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं बेटा? 1, 3 एंड 5। तो 1, 3 एंड 5 ये क्या हो जाएगा बेटा? 1, 3 एंड 5। तो आपके ऑड नंबर आने कितने हैं? ये 1, 2, 3, 5, वो सॉरी 1, 3, 5। तो ये आपके क्या हो गए बेटा? आउटकम्स। जो आपका मेन सेट दे रखा होगा उसमें से जो इवेंट्स निकल के आएंगे, जो निकल के आएंगे इवेंट्स जिनकी आपकी पॉसिबिलिटी लगा रखी है आपने, उनको बोलोगे आप आउटकम्स। ठीक है, अब फिर बेटा आती है प्रोबेबिलिटी की बात आपकी। ठीक, अब देखिए प्रोबेबिलिटी की बात जो आती है, प्रोबेबिलिटी के लिए मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, उसको याद कर लेना, उसी से आपका काम हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे ऐसे आप बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटकम्स, बेटा ये वाला आउटकम्स, ठीक है, दैट मेक एन इवेंट, दैट, ये इतनी लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक वर्ड में खत्म हो जाएगी, दैट एन इवेंट, वो तो मैं इस पर बता रहा हूँ जो आपको थोड़ा याद हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, या रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात है। ठीक है बेटा, ये आपका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हो गया। तो ये बोला नंबर ऑफ आउटकम्स दैट मेक एन इवेंट। तो ऐसे कौन से नंबर्स हैं आपके जो इवेंट्स को बना रहे हैं बेटा? 1, 3, 5। ठीक है, और ये बोला टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो बेटा ये इसके अंदर आउटकम ही तो है, इसका सेट जो बना वो बना बेटा आपका एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, अब मैंने कहा प्रोबेबिलिटी निकालिए, पी से डिनोट किया जाएगा बेटा इसको, प्रोबेबिलिटी को। ठीक है, कैपिटल पी से प्रोबेबिलिटी निकालिए आप, 2 सो एन ऑड नंबर ऑन डाई या डाइस। ठीक है, जो आपकी डाई होती है या डाइस होती है, डाइस लिख देते हैं लिए, जो आपकी डाइस होती है बेटा उस पर ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो देखिए बेटा 1, 3, 5 ये ऑड नंबर है इसमें, तो ये कितने हो गए? 1, 2, 3 हो गए, और टोटल नंबर कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये हो गई बेटा प्रोबेबिलिटी आपकी। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दीजिए, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 1/2। तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा? 1/2, यही आपका आंसर होगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई मैंने एक डाई थ्रो करी, ठीक है, और उस पर ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप इस प्रोसीजर से उसको बिल्कुल इजीली कर दोगे। अब यहाँ कुछ बेटा पॉइंट्स लिख लीजिएगा आप। पहली बात तो जो आपकी प्रोबेबिलिटी जो होती है, प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, यहाँ होगा 0 का मतलब होता है बेटा इवेंट डजंट ऑकर, इवेंट डज नॉट हैपन, या आकर एक ही बात है, और इवेंट श्योरली या इवेंट सर्टेनली हैपन। ठीक है बेटा, अब ये क्या होगा? प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1। 0 अगर आपकी प्रोबेबिलिटी 0 आ रही है तो इवेंट डज नॉट हैपन, और अगर 1 आ रही है तो इवेंट सर्टेनली हैपन, यानी कि निश्चित रूप से वो होगी आपकी इवेंट। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा भाई मेरे तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1 है, आपने कहा मेरे 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1 है, तो बेटा वो अब देखिए, आप यहीं से मैं आपको समझा दूंगा। मेरे क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा बेटा, वीडियो को 2-3 बार देखना, 2 बार कम से कम, आपको समझ में आ जाएगा। मैं बोल रहा हूँ बेटा मेरे 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1 है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल है बेटा। चलो आप इसको नोट डाउन कीजिए, मैं उसके बाद बताऊंगा, आप इसे नोट डाउन कीजिए। वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
थोड़ा सिचुएशन को बदलते हैं बेटा। सपोज कीजिए आप लूडो वाला गेम खेल रहे हो, ठीक, आप बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे हो, अगर आपका 6 आ जाता है तो गेम आप जीत जाओगे, लूडो वाला गेम आप जीत जाओगे। अब आप कह रहे हो मुझसे कि अगर सर मेरा 6 आ जाता है तो मैं 101% ये गेम जीत जाऊंगा, ठीक। अगर बेटा हम इसी डाइस को रखते हैं तो यहाँ 6 आने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल कम है, ठीक है। अगर मैं केवल मैंने कहा कि प्रोबेबिलिटी टू सो 6 डाइस पे, तो बेटा 6 कितनी है यहाँ 1, आउटकम कितने हो गए 1, टोटल आउटकम कितनी है आपकी 6। अगर बेटा आप इसको सॉल्व करोगे तो 0.33 के समथिंग जाएगी, ठीक है, आगे भी जाती रहेगी 33, तो 0.33 के समथिंग चलेगी बेटा ये, सॉरी 33 का नहीं बेटा, मैं सॉल्व कर देता हूँ। 0 6 1 जा 6 4 6 6 जा 36 और 4 फिर 4 0 6 6 जा 36, हाँ ये 1.67 के समथिंग जाएगी आपकी। तो ये आप देख रहे हो 0 से बिल्कुल नज़दीक है, ये 0.5 से भी कम है। तो यहाँ आपके अगर इस चीज़ को आप लेके सोच रहे हो कि 6 आ जाए और मैं गेम को जीत जाऊँ, तो बेटा उसकी प्रोबेबिलिटी तो बिल्कुल ना के बराबर आ रही है आपकी। देखिए बेटा 0.1, इसको आप 0.12 मान लीजिए ज़्यादा, 0.2 और 1 में कितना अंतर है, कितनी छोटी है, 0.8 छोटी है। तो आपके 0.2 तो आने के चांस हैं और 0.8 ना आने के चांस हैं, तो आपके गेम हारने के भी चांस बढ़ गया, ठीक है, गेम हारने का भी चांस बढ़ रहा है। तो अब दिक्कत यार आपको, आप कह रहे हो कि सर मैं तो 101% 6 आएगा मेरा और मैं इस गेम को जीतूंगा। तो बेटा 6 आने का यहाँ एक ही रूल है, 6 एक ही केस में आ सकता है। अब देखियो किस केस में आएगा, वो आ सकता है आपका 6 6 6 6 6 6 3 3 6। अगर मैं सारे नंबर्स को फ्लूट लगा के 6 6 6 लिख दूं तब आपका 6 आ सकता है। आप अब मैंने कहा कि आपके 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 6। आउटकम्स कितनी है बेटा, जो 6 आएगा 6, टोटल आउटकम की कितनी है 1 2 3 4 5 6, तो ये कट के हो गया बेटा 1। जब प्रोबेबिलिटी इसकी 1 आ गई, प्रोबेबिलिटी 2 सो 6, जब 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1 आ गई तो बेटा अब आप 100% विन कर जाओगे बेटा, गेम को आप जीत जाओगे 100%। लेकिन ऐसा डाइप आप कर नहीं सकते हो, तो आपके जीतने की चांस बेटा कम ही रह गए बेटा, ठीक है। तो ऐसे इस प्रोबेबिलिटी को हम थोड़ा सा देखते हैं और ऐसे एक्सप्लेन वगैरह करते हैं। अब आपको थोड़ा सा इस चीज़ को देखना, आप अपनी बुक में से थोड़ा रीडिंग वगैरह करना, वहाँ 1-2 गेम के बारे में दे रखा है, डेली लाइफ से रिलेटेड आपको एग्जांपल दे रखे हैं। बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में, मुझे पता है अभी प्रोबेबिलिटी आपको इतनी जल्दी क्लियर नहीं होगा, लेकिन कुछ बातें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी अगर आप 2 बार इस वीडियो को देखोगे। फिर जो नेक्स्ट क्लास होगी बेटा वहाँ हम नए तरीके से नए क्वेश्चन पे काम करेंगे प्रोबेबिलिटी के पे, तो आपको समझ में वहाँ आ जाएगा बेटा। टॉपिक थोड़ा सा है ईजी है, लेकिन थोड़ा सा पेचीदा है क्योंकि कुछ वैल्यूज़ पे ही हमें काम करना होता है, ठीक है। तो इस वजह से सारे क्वेश्चन एक से ही होते हैं, लेकिन बस जैसे इसका कंसेप्ट आपके माइंड से क्लियर हो जाएगा आप तुरंत सीख जाओगे इसको। तो आप घर से इसकी रीडिंग कीजिए, जो इसमें चैप्टर में स्टार्टिंग में कुछ गेम वगैरह के एग्जांपल दे रखे हैं वहाँ उसको देख लेना आप, और इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए बेटा। ओके, आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू।